अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्ताना मरदूद की सर से पनाह मांगती हूँ शुरुल्लाह के नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। हमने ये सब कुछ देखना है कि ये क्या होता है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे। मैं अपनी वीडियोज़ में प्रैक्टिकल सब कुछ दिखाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है। जैसे हम दूध की बात करें, दूध को क्या होता है, किलो में मापा जाता है, कितना किलो है, ठीक है। रास्ते को मीटर्स में मापा जाता है, कितने मीटर है। पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि किसी चीज़ को हम किलोग्राम के ज़रिए माप रहे हैं, किसी चीज़ को हम लीटर के ज़रिए माप रहे हैं, किसी चीज़ को मीटर के ज़रिए माप रहे हैं। तो इसी तरह जो एटम है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास के ज़रिए मापते हैं, ठीक है। एटम बड़ा है, छोटा है, इसको हम क्या करते हैं, किसके ज़रिए मापते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास के ज़रिए मापते हैं। अब हम आगे सब कुछ देखेंगे कि कैसे मापते हैं, ठीक है। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है पैमाइश, ठीक है। याद रखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, पैमाइश। किसकी पैमाइश, एटम की पैमाइश। जब इस तरह से लिखा हुआ हो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एटम की पैमाइश की बात हो रही है। इस पूरे टॉपिक में हमने एटम की पैमाइश जो है उसको देखना है और समझना है, ठीक है। तो चलें, अब आपको बेसिकली जो मेन मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मेन बात आपको समझ आ गई है। आगे हम आपको मज़े के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे जिसके ज़रिए जो बात है आपके जहन में बैठ जाएगी। जब प्रैक्टिकल इंसान देखते हैं तो उसको कुछ भूलता नहीं है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने चीज़ों को समझना है वो तो जैसे 3 चीज़ें हैं। एक है रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरी है एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव एटम, और तीसरी चीज़ है एटम मास यूनिट। इन तीनों चीज़ों को हमने देखना है और समझना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ कैन यू फाइंड द मास ऑफ 1 kg वेजिटेबल, ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 किलो सब्ज़ी मुझे तोल कर दो, तो आप क्या करोगे। सिंपल है, आसान है। आप क्या करोगे, आप एक तरफ 1 kg जो स्टोन है वो रख दोगे और दूसरी तरफ वेजिटेबल्स हैं वो रख देंगे। जब वो दोनों तवाज़न में हो जाएंगे तो आप कहेंगे बस साइड इन इक्वलिब्रियम, यानी कि दोनों तवाज़न में है, दोनों का वज़न बराबर है, यानी कि द मास ऑफ वेजिटेबल इज़ इक्वल टू 1 kg, ठीक है। यानी कि जो सब्ज़ी का वज़न है वो 1 किलो है। और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि 1 जो है 1 किलो यानी कि सब्ज़ी का वज़न है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। नाउ लिसन मी केयरफुली। जो हमारे पास सब्ज़ी है, यानी कि जो हमारे पास वेजिटेबल है, द मास ऑफ वेजिटेबल रिलेटिव कंपेयर टू 1 kg, यानी कि जो हमारे पास सब्ज़ी है उसको रिलेटिव कहते हैं। गौर से सुने समझें, जो हमारे पास सब्ज़ी है उसको क्या कहते हैं, उसको रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया हो, जैसे कि सब्ज़ी का कंपेयर किया गया है 1 kg स्टोन के साथ, ठीक है, तो जो हमारे पास 1 kg स्टोन है इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। नाउ रिपीट आई अगेन, ठीक है, जो हमारे पास सब्ज़ी है यानी कि जिसका कंपेयर किया गया हो उसको रिलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। और जिस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया हो, जैसे कि 1 kg के साथ कंपेयर किया गया है, उसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम आसानी के साथ वेजिटेबल का जो वज़न है वो हमने मालूम कर लिया। तो इस तरह आसानी के साथ हम सब्ज़ी हो या कोई और चीज़ हो, इस तरह से हम वज़न मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इस तरह से हम एटम का वज़न मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि एक तरफ एटम रखा जाए और दूसरी तरफ 1 kg स्टोन। क्या ऐसा हो सकता है, यानी कि कैन वी फाइंड द मास ऑफ एन एटम, क्या हम एक एटम का इस तरह से मास जो है वो मालूम कर सकते हैं।
जैसे कि एक तरफ हम एटम रख दें तो दूसरी तरफ हमारे पास इतनी छोटी कोई चीज़ नहीं है जो हम रख सकें एटम का मास जो है वो मालूम करने के लिए, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, इसको इस तरह हम नहीं रख सकते, तो इसका मास जो है वो हम नहीं मालूम कर सकते। तो जवाब में क्या होगा, हम इसका इस तरह से मालूम नहीं कर सकते, यानी कि नो, हम इस तरह नहीं कर सकते। सो हाउ वी कैन फाइंड द मास ऑफ एन एटम, हम एक एटम का वज़न कैसे मालूम कर सकते हैं? ठीक है, इस तरह से हम नहीं कर सकते। अगर एक तरफ हम 1 kg स्टोन रखें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, नज़र भी नहीं आते, बिकॉज एटम इज़ वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हम एटम का वज़न नहीं मालूम कर सकते। तो जिस तरीके के ज़रिए जिस तरह हम एक एटम का वज़न मालूम करते हैं, पैमाइश करते हैं एक एटम की, उस तरीके को क्या कहते हैं? उस तरीके को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, हम एक एटम की पैमाइश करते हैं, कर सकते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और एटम को इस तरह हम नहीं रख सकते, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, ना तो हम लीटर में माप सकते हैं, ना मीटर में, कोई इस तरह से हम नहीं माप सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक नया तरीका है जो साइंसदानों ने ईजाद किया है, वो ये तरीका है, इसके ज़रिए हम एटम की पैमाइश करते हैं। तो हम इस तरीके से एक एटम की पैमाइश कैसे कर सकते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। जैसे कि पीछे हमने एक एग्जाम्पल में देखा है कि हमने क्या किया, सब्ज़ी का वज़न मालूम करने के लिए उसका जो कंपेयर है वो किससे किया? 1 kg स्टोन के साथ, यानी कि 1 किलो के पत्थर के साथ हमने सब्ज़ी को तोला, और जब उनका वज़न बराबर हो गया तो हमें पता चल गया कि सब्ज़ी जो है 1 किलो है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता है? ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता है, जो एटम है उसका कंपेयर किया जाता है कार्बन एटम के साथ। ठीक है, जब वो कार्बन एटम के बराबर हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, उसका जैसे कि सब्ज़ी का मुआवजा 1 kg स्टोन के साथ किया जाता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता है, एटम का मुआवजा जो है वो कार्बन एटम के साथ किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये अभी हम आगे देखेंगे। तो हम कार्बन के एटम के साथ इसका मुआवजा करते हैं, तो चलिए देखते हैं। एटम ऑफ कार्बन, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि कार्बन एटम को कार्बन 12 क्यों कहते हैं, कार्बन 13 या फिर कार्बन 14, 15 ऐसे क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, इसको इस वजह से कार्बन 12 कहते हैं क्योंकि इसका मास नंबर 12 है। मास नंबर किसी भी एटम में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मजमूई तादाद को कहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद को प्लस किया जाए तो जो हमारे पास रकम हासिल होती है उसे मास नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, इनको प्लस किया जाए तो 12 बनते हैं, तो 12 जो है इसका मास नंबर है, जिसकी वजह से इसे कार्बन 12 कहते हैं। अगर इसका मास नंबर 14 होता तो इसे कार्बन 14 कहते हैं, और अगर 15 होता तो इसे कार्बन 15 कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसके ज़रिए हम दूसरे एटम का मास मालूम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। हमारे पास जैसे कि एक तरफ हमने रखा कार्बन का एटम कार्बन 12, दूसरी तरफ भी कार्बन 12 का, तो क्या ये इक्वल है? यस ऑफ कोर्स, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बन 12 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बराबर है, इनका जो वज़न है वो बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि इस तरफ मौजूद कार्बन 12 का मास नंबर भी 12 है और दूसरी साइड पर मौजूद कार्बन का मास नंबर भी 12 है, जिसकी वजह से ये बराबर है। अगर हम इसको इसके पार्ट्स में तकसीम कर दिया है, जैसे कि पहले इस तरह से था, उसके बाद हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। ठीक है, डिवाइड कार्बन इनटू, ठीक है, 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स में तकसीम कर दिया है, तो क्या ये अब बराबर है? क्या अब बराबर है? यस ऑफ कोर्स, अब भी ये बराबर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कार्बन के एटम को 12 यूनिट्स में ही क्यों तकसीम किया है। हमने कार्बन के एटम को 13 यूनिट में क्यों नहीं तकसीम किया, 14 पार्ट में क्यों नहीं तकसीम किया? वो इसलिए क्योंकि कार्बन एटम का जो मास नंबर है वो 12 है, जिसकी वजह से हमने उसे 12 यूनिट में तकसीम किया है। ठीक है, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और हर एक हिस्से में या तो एक न्यूट्रॉन आया है या तो एक प्रोटॉन आया है। ठीक है, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, हर एक हिस्से में एक या तो प्रोटॉन है, एक तो या फिर एक न्यूट्रॉन है, तो कुल मिलाए तो इस तरह से 12 यूनिट्स बनते हैं।
ठीक है। अगर इसका मास नंबर 24 होता तो हमने इसे 24 यूनिट्स में डिवाइड करना था। इसका मास नंबर 12 है, जिसकी वजह से हमने 12 यूनिट्स में तकसीम किया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। हम क्या कह सकते हैं, कार्बन एटम इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो जवाब है यस, हम कह सकते हैं। अगर कार्बन के एटम को पार्ट्स में तकसीम किया जाए तो 12 पार्ट्स ही बनेंगे। तो क्या है जो हमारे पास ये है, ये कार्बन 12 के बराबर है, दोनों क्या है, इक्वल है। मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, जो हमारे पास कार्बन एटम है, इसका जो मास है, मास ऑफ कार्बन एटम इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स, यानी कि ये इक्वल है एक दूसरे के। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ओके, जो हमारे पास इस तरफ है, ठीक है, ये इनको क्या कहते हैं, यूनिट्स। जितनी भी तादाद है, अब यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, 12। अगर 4 होते तो हम 4 यूनिट्स कहते, 7 होते तो 7 यूनिट्स कहते, ठीक है, 8 होते तो 8 यूनिट्स कहते, ठीक है। अब अगर 1 होता फिर हमने कहना था 1 यूनिट, अगर बहुत सारे होते तो हमने कहना था यूनिट्स, जितने भी हो, ठीक है। तो इन यूनिट्स के ज़रिए हम एक एटम की पैमाइश करते हैं। ये छोटे छोटे आप फ़र्ज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक तकड़ी तोला होता है, वज़न करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं, ये जो है ये स्टोन है, जो इस साइड पे है ये क्या है, ये स्टोन है। यहाँ पे कितने स्टोन है, 12 है, ठीक है। इनके ज़रिए हम एक एटम की पैमाइश करते हैं। कैसे करते हैं, नाउ लेट्स सी दैट। ओके, अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन का, दूसरी तरफ हमारे ने क्या रखा है, कार्बन एटम के यूनिट्स, जो कि 12 है। तो जो ऑक्सीजन का एटम है वो हैवी है कार्बन के एटम की निस्बत, ठीक है, क्या है, इससे हैवी है। एड एड 4 मोर कार्बन यूनिट्स, अगर हम कार्बन के 4 यूनिट्स और ऐड करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, फिर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज़ इक्वल टू 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हम एक एटम की पैमाइश करते हैं कि कोई एटम कितना है, यानी कि कितने यूनिट्स पर मुश्तमिल है। हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है सोडियम। सोडियम जो है वो 23 यूनिट्स जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल है, यानी कि जो हमारे पास एटम है सोडियम का, वो 23 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। तो हम क्या कहेंगे, द मास ऑफ, यहाँ पे नीचे, द मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज़ इक्वल टू 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि जो है एटम का जो है वो कितना बड़ा है। जैसे कि अब हम यहाँ से बात नोट करें, ये जो है ये 16 यूनिट्स पर मुश्तमिल है और ये जो है ये 23 यूनिट पर मुश्तमिल है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो सोडियम का एटम है वो ऑक्सीजन के एटम से बड़ा है, क्योंकि वो 23 यूनिट्स पर मुश्तमिल है और ये 16 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से हम पैमाइश कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रोजन के एटम की। हमारे पास जो नाइट्रोजन का एटम है तो वो हमारे पास होता है 14 यूनिट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज़ इक्वल टू 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, सबसे छोटा यहाँ पे जो एटम है वो क्या है, इन तीनों में से नाइट्रोजन का है। कौन सा एटम है, नाइट्रोजन का एटम जो है वो छोटा है, ये वाला एटम छोटा है। तो इस तरह से हम एटम की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है ऑक्सीजन का, सोडियम का और नाइट्रोजन का। यहाँ पे है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास जो है उसका यूनिट क्या है। हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है उसे मापने के लिए। दूध को मापने के लिए उसका यूनिट किलोग्राम है, सफ़र को मापने के लिए उसका यूनिट मीटर है, और पेट्रोल को मापने के लिए उसका यूनिट लीटर है। इस तरह हर चीज़ को मापने के लिए अलग अलग यूनिट हैं, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि किस चीज़ की पैमाइश की बात हो रही है, ठीक है। तो जो एटम है इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है mu। एक एटम को mu में मापा जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे और किस तरह से। जैसे कि कार्बन एटम है इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स, ठीक है, कार्बन के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को मैं पीछे बता के आई हूँ, आपको पता चल गया होगा। तो हमारे पास जो कार्बन एटम के 12 यूनिट्स हैं, इनमें से जो हर एक यूनिट है वो क्या होता है,
वो एक mu है। क्या है? हर एक यूनिट को क्या कहते हैं? हर एक यूनिट जो है वो एक mu के बराबर है। क्या है? हर एक यूनिट एक mu के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मास जो है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि हर एक जो यूनिट है वो एक mu के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मास है कार्बन एटम के वो 12 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। तो यानी कि 12 mu पर मुश्तमिल है। तो एटम को क्या होता है? mu में मापा जाता है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गई? ठीक है। तो क्या होता है, ये एक जो हर एक जो होता है वो एक mu के बराबर होता है। हर एक यूनिट जो होता है वो एक mu के बराबर होता है। इसको याद रखना है। ठीक है। सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 mu। ठीक है। तो याद रखना है इसका यूनिट क्या होता है? mu होता है। ठीक है। इसको समझना है और देख लेना है और जहन में भी रख लें। ओके, क्लियर हो गया? अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे देखें 1 mu के बारे में हम देखें, 1 mu इज़ इक्वल टू, ठीक है, 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन। यानी कि जो कार्बन एटम है उसका जो एक हिस्सा है, यानी कि जो एक एटम है उसको mu कहते हैं। 1 जो mu है वो यहाँ पे इक्वल किसके है? 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन। ठीक है। यानी कि जो कार्बन एटम के 12 हिस्से हैं उसके जो एक हिस्सा है वो एक mu के बराबर है। यानी कि सिंपल वर्ड, जो एक यूनिट है, जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को, यहाँ पे एक यूनिट जो है वो एक mu के बराबर है। ठीक है। क्लियर हो गया? नो डाउट? ठीक है, क्लियर हो गया? तो ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है, जैसे कि ये पहले है ऑक्सीजन का क्या था कि ये 16 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मास है ऑफ ऑक्सीजन है ये क्या है? ये 16 mu पर मुश्तमिल है। तो हम इसको रेज करके mu लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे mu लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है, मास ऑफ 1 सोडियम एटम मुश्तमिल है 23 यूनिट्स पे। तो जो यूनिट्स हैं उनको हटाकर हम mu लिख देंगे, क्योंकि एक यूनिट एक mu के इक्वल होता है। और चौथी एग्जांपल है, उसमें क्या है 14 के बराबर है, तो यहाँ पे वो हटा के mu लिख देंगे। इस तरह से हमने देख लिया mu किसे कहते हैं, एटम का मास किस तरह से मालूम करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया और देख लिया अच्छे से। ओके, क्लियर हो गया? अगर हम अपनी बुक में देखें तो यहाँ पे जो हमने ऊपर से स्टडी कर लिया, ये वाला सारा पोर्शन जो है ये वाला हमने अच्छे से समझा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं mu की कीमत है 1 mu यहाँ पे इक्वल 1.66 ज़रब 10 की पावर -24 G है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं प्रोटॉन का मास है 1.0073 mu, और ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का भी मास दिया है। तो यहाँ पे जो आगे आप mu देख सकते हैं, mu की जगह पर क्या करना है, उसकी जो कीमत है वो अगर यहाँ पे जो है वो पुट कर दें और उस कीमत को यहाँ पे जो प्रोटॉन का मास है उसके साथ ज़रब दें, तो हमारे पास जो ये वाली रकम है ये हासिल हो जाएगी। इसी तरह ये जो है न्यूट्रॉन का मास है, इसको अगर हम लिखें और यहाँ पे जो mu की कीमत है वो इसमें पुट करें तो हमें ये हासिल हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे में क्या होगा, ये ऊपर वाली हासिल हो जाएगी। यानी कि ये यहाँ पे या लिखने का मकसद ये है कि ये और ये बराबर हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से अगर हम mu लिख दें तो भी हमारी मर्ज़ी है, अगर mu की जगह पर हम उसकी जो कीमत है वो भी लिख दें तो भी हमारी मर्ज़ी है। ठीक है। तो इसको टॉपिक जो है ये हमने क्लियर कर लिया, अच्छे से समझ लिया। हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच के अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच बेटा जी।